Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. So, this is the seventh chapter which we were discussing, and in the last lecture, we have already discussed the technique which incorporates risk in capital budgeting techniques. So, today we will be discussing the last and the final technique which incorporate risk in capital budgeting. So, हम लोग इससे पहले चैप्टर में हमने कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स किया था। वो जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स थी, 5 टेक्निक मैंने आपको करवाई थी। दैट वाज ARR, पेबैक मेथड, NPV, IRR एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो इन पांचों के अंदर आपने सिंपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया था, दैट इज R। सपोज आपने 10% ले लिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम आई थी कि आपने रिस्क को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, हाउ टू इनकलकेट रिस्क, हाउ टू इंक्लूड रिस्क इन कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर रिस्क का क्या मीनिंग था? रिस्क ये है कि आपने जो कैश फ्लो को एक्सपेक्ट किया है, आप जब किसी एसेट को लेकर के चलते हो तो उसमें आप कैश फ्लो को एक्सपेक्ट करते हो, और एक्चुअल में जो कैश फ्लो होता है उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा, दैट इज रिस्क। तो रिस्क इज वेरिएबिलिटी बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिस्क को कैसे कैपिटल बजटिंग के अंदर डालें। तो इससे पहले हमने जो टेक्निक की थी वो थी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो उसको हमने क्या कहा था, RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। हमने पिछले टॉपिक में किया था कि आप जो डिस्काउंट रेट है, आपका जो R है, उसको आप क्या करते हो, ज़्यादा रेट के ऊपर डिस्काउंट कर देते हो। तो नॉर्मल रेट अगर आपकी 10% है और अगर आपका रिस्की प्रोजेक्ट है तो आप उसको 13% या 14% लेके चलते हो। और डिफरेंट ईयर के लिए भी आप ले सकते हो। तो फर्स्ट ईयर के लिए मान लो आप 11% ले रहे हो, सेकेंड ईयर के लिए आप 12 ले रहे हो, थर्ड ईयर के लिए आप 13% रेट ऑफ रिटर्न ले सकते हो। तो पिछले चैप्टर में हमने, पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। इसकी प्रॉब्लम क्या थी, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट की एक मेन लिमिटेशन थी कि आप डिस्काउंट रेट को छेड़ रहे हो, बल्कि हमें करना क्या चाहिए, कैश फ्लो को टच करना चाहिए। क्योंकि मेनली प्रॉब्लम तो आप कैश फ्लो को एक्सपेक्ट करते हो ना, आप एस्टिमेट किसका लगाते हो, कैश फ्लो का। तो आप कैश फ्लो के साथ छेड़खानी करो ना, डिस्काउंट रेट को क्यों छेड़ रहे हैं। तो इसी कैश फ्लो को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास न्यू टेक्निक है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। तो ये अप्रोच जो है वो RADR अप्रोच का अल्टरनेटिव है, जो कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन में रिस्क को इनकॉर्पोरेट करता है। इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका रिस्क, किसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई रिस्क है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो आपका फ्यूचर कैश फ्लो है उसको एडजस्ट करेंगे। तो आप लोग सिंपली इसको समझिए दैट वी विल एडजस्ट फ्यूचर कैश फ्लो इन दिस अप्रोच। RADR में हमने क्या एडजस्ट किया था, डिस्काउंट रेट को एडजस्ट किया था। और इस अप्रोच के अंदर, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच के अंदर, हमने किसको एडजस्ट करना है, कैश फ्लो को। तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जो कैश फ्लो हो रहे हैं, सपोज 10,000, 20,000, 30,000, 20,000, ये कैश फ्लो आपको हो रहा है, इसको आपने एडजस्ट करना है। तो जो प्रोजेक्ट आपको, जो कैश फ्लो आपको ज्यादा रिस्की लगता है, अगर अनसर्टेनिटी है वहां, अनसर्टेनिटी, किसी भी कैश फ्लो के अंदर अगर अनसर्टेनिटी है जो फ्यूचर में मिलने वाला है, तो उस अनसर्टेनिटी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सर्टेनिटी में। वो कैसे कन्वर्ट होगा कि आप कितने परसेंट श्योर हैं, कितने परसेंट सर्टेन है, कितने परसेंट आपको लग रहा है कि
पैसे ये कैश फ्लो आ जाएगा। जैसे 10,000 का कैश फ्लो है और अगले साल आपको 10,000 मिलने वाले हैं पहले साल में, आप इसमें कितने परसेंट श्योर है कि 10,000 आपका एक्सपेक्टेड है और आपको कितना लगता है कि एक्चुअल इतना ही होने वाला है। तो आप इसमें 90% श्योर हैं कि 10,000 होगा, 90% श्योर है। तो 10,000 को 90% से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कैश फ्लो क्या माना जाएगा, एडजस्टेड 90%, 9,000। इसी तरह सेकेंड ईयर के अंदर आपको मान लो 20,000 का कैश फ्लो होना है और यहाँ पे आप कितने परसेंट श्योर है, 80%, क्योंकि अब 2 साल बाद का आप एंटिसिपेशन लगा रहे हो तो श्योरिटी थोड़ी कम हो गई है, 90% से आप 80% में आ गए हो। तो कितना कैश फ्लो माना जाएगा, 16,000। तो ये आपका क्या है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, कि आप कितने परसेंट सर्टेन हो, कितने परसेंट आपको लग रहा है कि आपका जो कैश फ्लो है वो होने वाला है जो आपने लिखा है। तो फ्यूचर कैश फ्लो जो है उनको सर्टेन किया जाता है कि उनमें कोई रिस्क नहीं है। मान लो 10,000 रुपये आपने कहा था कि कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है वो आप मान के चल रहे थे 10,000 होगा, इसमें कोई रिस्क नहीं था। बट अगर आप रिस्क को इंक्लूड करते हो तो फिर आप 100% श्योर नहीं रहोगे। अगर आप इसमें रिस्क को लेके चलते हो, मान लो इसमें आपको 20% रिस्क लग रहा है तो श्योरिटी कितनी हो गई, 80%। तो ये 80% क्या है, सर्टेनिटी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8,000 कैश फ्लो आपका माना जाएगा। तो इसमें आपने रिस्क को ले लिया। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। अब इसका थ्योरी वाइज देख लीजिए। अंडर दिस अप्रोच जो रिस्क है आपका प्रोजेक्ट के अंदर उसको आप कैसे इनकॉर्पोरेट करते हो कैपिटल बजटिंग के अंदर, बाय एडजस्टिंग द फ्यूचर कैश फ्लो। इसमें आपने याद रखना है, आपने डिस्काउंट रेट को एडजस्ट नहीं करना बल्कि किसको एडजस्ट करना है, फ्यूचर कैश फ्लो। तो फ्यूचर कैश फ्लो जो आपको रिस्की लग रहा है और अनसर्टेन है उसको आप किस में कन्वर्ट करते हो, दे आर कन्वर्टेड इनटू सर्टेनिटी कैश फ्लो, सर्टेन कैश फ्लो। तो ये किसको आप कैसे शो कर सकते हो कि आपका जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट है जो आप 80% या 90% जो मैंने आपको बताया था, ये सर्टेनिटी है आपको, ये श्योरिटी है, ये कैसे निकालोगे, सर्टेन कैश फ्लो और अनसर्टेन कैश फ्लो, या अनसर्टेन लिखना है आपको, सॉरी, कि कितना आप सर्टेनिटी कितनी है और अनसर्टेन कितना है। मान लो आप कह रहे हो कि सर अनसर्टेन जो हमारा कैश फ्लो है, ये इसको रिस्की लिखेंगे, रिस्की, सॉरी फॉर मिस प्रिंटिंग। तो रिस्की कैश फ्लो आपका मान लो 10,000 है जो अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मीनिंग हो गया कि आप बिल्कुल भी इसमें आपको कोई अभी तक श्योरिटी नहीं है, वो आपका 10,000 है। और सर्टेन कैश फ्लो कितना हो सकता है कि आप कितने परसेंट आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि 8,000 इसमें आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट 0.80, मतलब 80% आप श्योर हो कि हमारा जो कैश फ्लो होगा वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट दिया होगा, उसके साथ आपको अपने कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करके जो आपका कैश फ्लो निकलेगा उसको फिर आप कर सकते हो। इलिस्ट्रेशन देखो बहुत ही सिंपल है। नेट कैश फ्लो दिया हुआ है एक प्रोजेक्ट का, इनिशियल आउटले जो है वो 5 लाख रुपए है, सॉरी 5 लाख रुपीज इनिशियल आउटले है। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहे हैं 7 चैप्टर की। और फर्स्ट ईयर में आपको कैश फ्लो हो रहा है 2 लाख रुपीज, सेकेंड ईयर में 2,50,000, थर्ड ईयर में 80,000। तो ये आपका वही सेम क्वेश्चन ही है लगभग। तो इसमें हमने कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट, इसको सर्टेनिटी कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। कितने परसेंट चांस है कि 2 लाख रुपए कैश फ्लो आ जाएगा, 90%।
और कितने परसेंट चांस है कि 2,50,000 होगा? 80%। थर्ड ईयर में कितने परसेंट चांस है, कितने परसेंट श्योरिटी है कि कैश फ्लो आएगा? 60%। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को हमने किससे कन्वर्ट कर देना है? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो श्योरिटी वाला कैश फ्लो आ जाएगा। रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट आपकी 10% है, जो कि आर है। आर को नहीं छेड़ना हमने, तो आपने रिस्क एडजस्टेड एनपीवी निकालना है और बताइए एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको फार्मूला पता ही है, एनपीवी का फार्मूला क्या है? कैश फ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर 1 प्लस आर की पावर 1, कैश फ्लो ऑफ सेकेंड ईयर 1 प्लस आर की पावर 2, कैश फ्लो ऑफ थर्ड ईयर 1 प्लस आर की पावर 3 माइनस इनिशियल आउटले। अब देखिए पहले साल में कैश फ्लो कितना होने वाला है? आपने दिखाया कि वो होने वाला है 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज हमने पता है आपको, बट इसके साथ आपने क्या मल्टीप्लाई करना है कि आपको कितने परसेंट श्योरिटी है कि वो हो जाएगा? वो है आपकी 90%। डिवाइड बाय 1 प्लस 0.10 की पावर 1। इसी तरह सेकेंड ईयर में कितना कैश फ्लो होने वाला है? 2,50,000। और आपको पता है कि श्योरिटी कितनी है? श्योरिटी आपकी है 80%। डिवाइड बाय 1 प्लस 0.2 प्लस थर्ड ईयर में आपको कैश फ्लो होने वाला है 80,000, 1 प्लस 0.10 की पावर 3, और इन सब के बाद माइनस क्या कर देंगे? कैश आउटफ्लो, दैट इज 4 लाख। क्वेश्चन में मैंने 5 लाख लिखा हुआ है, तो 5 लाख। अब ये हो गया 1,80,000 रुपये डिवाइड बाय 1. अब देखिए ये जो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर 1 है, इसको हम देख सकते हैं किसमें? A3 टेबल के अंदर। तो वो हमें 1 रुपये की वैल्यू दे देगा। वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.909। आपको याद हो, प्लस ये आपका हो गया 2 लाख रुपए। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.826 प्लस 80,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.60, क्योंकि 60% चांसेस थे, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट 60% था। तो ये हो जाएगा 48,000। और ये जो 3 साल बाद आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलने वाली है, उसकी आज वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 रुपये की? 751। और इन तीनों के बाद माइनस कर देंगे 5 लाख रुपीज। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1,80,000 को जब 909 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ये कितना आ जाएगा? 1,80,000 इंटू 0.90, तो ये आ जाएगा आपका 1,80,000। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 1,80,000 को 0.909 से किया तो 1,60,620, 2 लाख को 0.806 से किया तो 1,65,200, और 80,000 को 0.751 से किया तो 60,080, और माइनस में 5 लाख। ये आपका आ गया, तीनों का समीशन आ गया 3,88,900 माइनस 5 लाख इनिशियल आउटले। तो एनपीवी क्या आ गई? इसको हम बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड एनपीवी, क्योंकि इसमें हमने कैश फ्लो को रिस्क के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। ये आ गया 1,11,000 माइनस में। तो प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड, क्योंकि इसकी एनपीवी क्या आ रही है? नेगेटिव। तो इस तरह हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है? हमने क्या किया है कि जो आपका कैश फ्लो हो रहा है उसको हमने एडजस्ट किया है। किस तरह से?
कि आपको एक सर्टेनिटी इक्विवेलेंट दिया जाएगा। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट, तो वो कोफिशिएंट आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 0.90, इसका क्या मतलब है कि आप 90% श्योर हो कि आपको जो कैश फ्लो होने वाला है वो इतना होने वाला है 90%। तो वो कैश फ्लो आपका कितना माना जाएगा 9000। सेकेंड ईयर में मान लो 20,000 हो रहा है, तो आपको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट 80% है, तो ये आपका हो जाएगा 16,000। थर्ड ईयर में मान लो आपका कैश फ्लो हो रहा है 30,000, बट सर्टेनिटी इक्विवेलेंट आपको 0.70 है, तो ये हो जाएगा 21,000। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो हम इसमें बहुत ही सिंपल अप्रोच है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आपका जो कैश फ्लो है वो अनसर्टेन है, उसमें पता नहीं है कि आपको कितना कैश फ्लो होने वाला है, आपने अंदाज़ा लगा रखा है, बट इसमें से आप कितने परसेंट श्योर हो कि ये हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट। उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपने सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं अगर ये थ्योरेटिकल में आता है तो पहली बात तो सिंपल टू कैलकुलेट है, आपने सिर्फ कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करना है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट के साथ, तो उससे आपके कैश फ्लो आ जाएंगे। दूसरा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये कंसिडर करता है, क्योंकि हम एनपीवी और आईआरआर जैसे निकाल रहे हैं वैसे निकाल रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप जितने दूर का आप कैश फ्लो लेते हो उतना ही कम आप श्योर होते हो, तो उसमें 0.70, 0.60, 0.50 हम कम करते चले जाते हैं श्योरिटी को, तो वो उसके अकॉर्डिंगली रिस्क फैक्टर को भी इंक्लूड कर रहा है। तो ये जो अप्रोच है ये रिस्क को भी रिकॉग्नाइज करती है और इसको इनकॉर्पोरेट करती है बाय डिफ्लेटिंग द कैश फ्लो। अब देखिए, आपको 3 साल बाद जो कैश फ्लो होने वाला है, मान लो 3 साल बाद आपको 20,000 रुपये मिलने वाले हैं, तो 3 साल बाद जो पैसा मिल रहा है उसमें रिस्क है, तो आपको कितना जितना ज़्यादा टाइम होता चला जाएगा उसमें उतना रिस्क बढ़ता चला जाएगा, और उतना ही फिर आप उसमें श्योरिटी कम होती चली जाती है, तो उसको आप कैश फ्लो को डिफ्लेट कर देते हो। मान लो 3 साल बाद आप 60% श्योर हो बस, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका कैश फ्लो कितना बनेगा, ओनली 12,000 रुपीज़। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मेथड है ये RADR मेथड से ज़्यादा अच्छा है, सुपीरियर टू RADR। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि RADR अप्रोच के अंदर आप क्या करते हो, इसको डिस्काउंट रेट को छेड़ते हो, आप डिस्काउंट रेट को एडजस्ट कर रहे हो, 10 की बजाय 12 कर रहे हो, 15 कर रहे हो, बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि जो कैश फ्लो है एक्सपेक्टेड, इसके साथ छेड़खानी होनी चाहिए, इसको एडजस्ट करना चाहिए। तो फाइनली आप किसको लेके चलते हो, कैश फ्लो को लेके चलते हो। लिमिटेशन क्या है इस अप्रोच की जब आप कैश फ्लो को एडजस्ट करते हो, सबसे पहली बात तो ये है कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो कोफिशिएंट निकालते हो आप, ये जो हमने 0.90, 0.80, 80%, 90% श्योरिटी जो निकाली है, ये कहाँ से पता लगा, ये तो दो एस्टिमेट हो गए ना। पहले तो आपने कैश फ्लो को एस्टिमेट किया, वही अपने आप में एक एस्टिमेशन है, उसमें भी आप फोरकास्टिंग लगाते हो, उसमें भी एरर होते हैं क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। पहले तो कैश फ्लो को एस्टिमेट करो। अब इसमें एक और नया पंगा आ गया कि इसमें ये निकालो कि इस कैश फ्लो को लेकर के आप कितने % श्योर हो। मान लो आपने कह दिया हम 80% श्योर है, तो ये भी तो एस्टिमेट ही हुआ एक, तो दो एस्टिमेट हो गए, है ना। तो पहले भूखे मर रहे थे, ऊपर से फास्ट और रख लिया, तो ये तो दुगना टीडीएस जॉब हो गया ना। कि कैश फ्लो को एस्टिमेट करना ही अपने आप में महाभारत है, उसमें भी 100 फैक्टर आते हैं कि डिमांड कितनी होगी, कंपटीशन कितना होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी, इंटरनेशनली ट्रंप जीतेगा, कौन जीतेगा, कोरोना जाएगा कि नहीं जाएगा, कब दवाई आएगी, और ऊपर से अब श्योरिटी की परसेंटेज निकालो। तो ये बहुत टीडीएस जॉब हो गया है, दिमाग खराब कर देगा आपका ये। दूसरी बात, अब जो बात कर रहे हैं कि RADR वर्सेस सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, अब देखो बात ये चल रही थी कि इस चैप्टर में हमने मेनली क्या किया है, ये जो कैपिटल बस्टिंग टेक्निक है आपकी, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक के अंदर हमने रिस्क को इंक्लूड किया है कि आपका ये जो रिस्क, कैपिटल बस्टिंग के अंदर रिस्क क्या है। रिस्क ये है बेटा कि आप जब कैपिटल बस्टिंग के अंदर कोई टेक्निक लगाते हो तो आप क्या करते हो, मान लो आपने एक प्रोजेक्ट लेना है, प्रोजेक्ट नंबर A, B और C, 3 प्रोजेक्ट में से कोई एक प्रोजेक्ट लेना है आपने।
और तीनों के ऊपर 10 लाख रुपए लग रहे हैं, तो ये कैश आउटफ्लो हो गया। इनफ्लो कितना होगा, अब आपने डिसाइड करना है कि ए लेना है, बी लेना है या सी लेना है। तो अब इसको डिसाइड करने के लिए आपको आज ही डिसीजन लेना है। तो कैश फ्लो तो आज ही हो रहा है ना, आउटफ्लो। तो इनफ्लो आपको फ्यूचर में होगा, वो आप एस्टिमेट लगाते हो। फ्यूचर में जो इनफ्लो होने वाला है उसका आप आज एस्टिमेट लगा लेते हो फोरकास्टिंग करके या टेक्निक लगा के। तो आपको पता लग गया कि फर्स्ट ईयर में आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, सेकेंड ईयर में आपको 3 लाख, थर्ड ईयर में आपको 2 लाख रुपए, फोर्थ ईयर में आपको फिर 3 लाख और फिफ्थ ईयर में आपको 2 लाख रुपए। तो ये जो आपने एस्टिमेट लगाया है, इसके बेस पे आप क्या करोगे, इन तीनों में से कोई एक चूज कर लोगे जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, पॉजिटिव होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें रिस्क क्या है। ये जो आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड लगाया है, इसमें रिस्क ये है कि ये जो आपने एस्टिमेट लगाया था कि फ्यूचर में ये होने वाला है, ये होगा या नहीं होगा वो कैसे पता लगेगा, जब एक्चुअल में जो कैश फ्लो होगा उस मशीन को लगाने से, फिर उसके साथ जब आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो बहुत ज्यादा आता है तो आपको बहुत नुकसान होगा। तो हो सकता है कि एनपीवी जो आपकी पॉजिटिव दिखा रहा था, एक्चुअल के बेस पे वो नेगेटिव आ जाए कि आपको ये प्रोजेक्ट लेना नहीं चाहिए था। आपने यहाँ 2 लाख रुपए एस्टिमेट लगाया था, एक्चुअल में 1 लाख रुपए हुआ है। दूसरे साल में आपने 3 लाख बोला था, एक्चुअल में 1.5 हुआ है। यहाँ 2 लाख बोला था, सिर्फ 50,000 रुपये हुआ है। यहाँ 3 लाख बोला था, यहाँ 80,000 हुआ है। यहाँ 2 लाख बोला था, यहाँ 50,000 रुपये हुआ है। जब इसके बेस पे जब एनपीवी निकालोगे तो वो तो नेगेटिव आएगी। तो यही रिस्क है बेटा कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में, एक्चुअल में और एस्टिमेटेड के अंदर जो डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंस है, वही रिस्क है। मतलब वेरिएबिलिटी जो आएगी किसमें, एक्चुअल में और एस्टिमेट के अंदर, वही रिस्क है हमारा। तो इस रिस्क को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको कैसे इंक्लूड करें। तो पहली टेक्निक थी हमारी RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो जो आपकी डिस्काउंट रेट थी, जिस डिस्काउंट रेट पे आप प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालते थे, जैसे हम ये करते थे ना, 1 + R⁻1 कैश फ्लो टू 1 + R⁻2, ये जो R था, मान लो हमारा 10% है, और अगर कोई रिस्की प्रोजेक्ट आ गया हमारे पास तो हम 10 की बजाय कितना कर देंगे, 13 कर देंगे। इवन तक कि इसको ईयर वाइज भी कर सकते हैं कि पहले साल हम 11% पे डिस्काउंट रेट करेंगे, फिर 12% पे, फिर 13% पे, फिर 14% पे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आगे चला जाएगा उतना ही आगे हमारा रिस्क बढ़ता चला जाएगा। तो RADR में हम किसको एडजस्ट करते हैं, डिस्काउंट रेट को। और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में हम किसको एडजस्ट करते हैं, कैश फ्लो को। तो इन दोनों में से कौन सी टेक्निक अच्छी है। तो इसमें तो हम डिस्काउंट रेट को एडजस्ट करते हैं, इसमें कैश फ्लो को एडजस्ट करते हैं। तो इन दोनों में से कैश इक्विवेलेंट अप्रोच ज्यादा सुपीरियर है किसके मुकाबले, RADR। क्यों, क्योंकि इस अप्रोच के अंदर हम किसको एडजस्ट कर रहे हैं, कैश फ्लो को एडजस्ट कर रहे हैं, डिस्काउंट रेट को एडजस्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि डिस्काउंट रेट अप्रोच क्या मान के चलती है, डिस्काउंट रेट अप्रोच ये मान के चलती है कि जो रिस्क जो है वो इंक्रीज होता रहता है ओवर टाइम। तो ये जो अप्रोच है ये RADR से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये यूं मान के नहीं चलती कि रिस्क जो है वो कांस्टेंट रेट के ऊपर इंक्रीज होता रहता है। जैसे हम क्या करते थे, ये हमारी 10% रेट थी नॉर्मल, और हमने क्या किया, रिस्क है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके लिए हमने क्या किया, 14% रेट ले ली। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि अगर मान लो प्रोजेक्ट 5 साल तक चलेगा तो हम हर साल उसमें 14% रेट के हिसाब से ही उसको डिस्काउंट करेंगे। तो ये क्या मान के चल रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो रिस्क है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रेट पे आपका रिस्क रहता है। बट ऐसा नहीं होता, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लगाते हो तो पहले साल आपका रिस्क थोड़ा कम होता है, बाकी के सालों में रिस्क आपका ज्यादा होता चला जाता है। तो इसलिए ये जो RADR अप्रोच है ये क्या कर रही है,
रिस्क तो लेके चल रही है, रिस्क को तो इंक्लूड करती है। आपने 10 की जगह 15% लगा दिया, बट आप हर साल के लिए 15% इंक्लूड कर रहे हो, तो जो आपकी रेट है वो कांस्टेंट रहती है ओवर टाइम। यही इसकी मेन प्रॉब्लम है। तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्यों अच्छी है? क्योंकि इसमें आप क्या कहते हो कि आपका जो कैश फ्लो है वो हर साल आपका, उसकी जो सर्टेनिटी है वो हर साल अलग अलग होती है। पहले साल 90% हो आप, फिर 80% हो, फिर 70, फिर 60, फिर 50। यूं जो आपका पीरियड बढ़ता चला जा रहा है, क्यों तो आप क्या कर रहे हो, 5वें साल में आप सिर्फ 50% श्योर हो, चौथे साल में 60%। तो ज्यों ज्यों आपका टाइम बीत रहा है, टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो 5 साल बाद में जो आपको मिलने वाला है उसको लेकर के आप सिर्फ 50% श्योर हो। मान लो 5 साल बाद आपको 50,000 रुपये मिलने हैं, कैश फ्लो आने वाला है, तो आज उसकी वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 25,000 रुपये। तो ये जो रेट है ये सेम नहीं है, ये अलग अलग है। इसमें आपने रिस्क को इंक्लूड किया है टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात ये है कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में आप डिस्काउंट रेट को छेड़ रहे हो, जबकि हमें छेड़ना किसको चाहिए था, कैश फ्लो को एडजस्ट करना चाहिए था। तो फाइनली अगर हम बात करें तो इन दोनों में से कौन सी बढ़िया है, कोएफिशिएंट इक्विवेलेंट अप्रोच। क्लियर? तो इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है। दोनों की दोनों अप्रोच जो है वो रिस्क को लेकर के चलती है, रिस्क को इंक्लूड करती है। एक किसको इंक्लूड करती है, डिस्काउंट रेट को एडजस्ट करती है, RADR। और कोएफिशिएंट इक्विवेलेंट अप्रोच किसको एडजस्ट करती है, कैश फ्लो। इन दोनों में से अच्छी कौन सी है, डिफरेंट डिग्री ऑफ रिस्क को लेकर के चलती है, वो कोएफिशिएंट इक्विवेलेंट अप्रोच है। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसमें आप डिफरेंट रेट्स आप लेके चलते हो, किसमें, कोएफिशिएंट इक्विवेलेंट अप्रोच में। जबकि कैश रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में आप क्या करते हो, सेम रेट रखते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो RADR अप्रोच हालांकि काफी पॉपुलर है, बट फिर भी अगर आपको इन दोनों में से कोई एक को चूज करना हो तो सर्टेनिटी वाली जो अप्रोच है आपकी CEA वो ज़्यादा अच्छी है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन है, वो आप लोग कर लेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।